Good morning, class. Welcome to the second point, that is there a way one can grow more from the same land. We were studying the chapter The Story of Village Palampur, and yesterday we have studied first point that land was fixed in Village Palampur. The land here we are talking about is the agriculturable land that is fixed in Palampur. So the question is asking that from the fixed land can we grow more crop? So is in the kind of crop grown and the facility available? What we have studied about Palampur. Palampur would resemble a village. It is an virtual or imaginary village of the western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur, no land is left idle. तो जितनी भी ज़मीन पालमपुर में है वो लगभग सारी कल्टीवेशन में आ चुकी है. अब कोई भी ज़मीन खाली नहीं पड़ी है. तो जो कल्चरल वहाँ का एग्रीकल्चर प्रैक्टिस है वो कैसा होता है, क्या करते हैं वहाँ एग्रीकल्चर में. ड्यूरिंग द रेनी सीजन, खारिफ पीरियड कहते हैं रेनी सीजन को, फार्मर्स ग्रो ज्वार एंड बाजरा. ठीक. दीज प्लांट आर यूज एज कैटल फीड. इनको जानवरों को पालने के लिए उगाया जाता है क्योंकि इससे जानवरों का चारा बनता है. इट इज़ फॉलोड बाय द कल्टिवेशन ऑफ पोटैटो. बारिश के बाद पोटैटो उगाए जाते हैं बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर. इन द विंटर सीजन राबी क्रॉप फील्ड्स आर सोन विद वीट. विंटर में वीट लगा दिया जाता है. उत्तर प्रदेश है तो नॉर्थ में वीट सबसे ज़्यादा होता है. फ्रॉम द वीट प्रोडक्शन फार्मर्स कीप इनफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट एट द मार्केट एट रायगंज. तो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि रायगंज उनकी मार्केट है ना. तो वहाँ पे क्या होता है, मंडी है जहाँ पे वो सब जाके बेचते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि फार्मर जो वीट उगाते हैं और जितना थोड़ा अपने फैमिली के लिए रखते हैं और जो सरप्लस है, एक्सेस है, उसको क्या करते हैं मार्केट में जाके बेच देते हैं रायगंज में. द A part of the land area is also devoted to sugar cane. लैंड का कुछ हिस्सा शुगर केन उगाने के लिए यूज़ किया जाता है. विच इज़ हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर. शुगर केन इन इट्स रॉ फॉर्म और एज अ जैगरी इज सोल्ड टू अ ट्रेडर्स इन शाहपुर. शाहपुर जो जगह है वहाँ पे सिटी या पास में, या तो शुगर केन को वैसे ही बेच दिया जाता है रॉ. रॉ मतलब जैसे शुगर केन होती है, या तो उससे जैगरी मीन्स गुड़ बना के वहाँ के व्यापारियों को, ट्रेडर्स को शाहपुर में बेच दिया जाता है. द मेन रीज़न वाई फार्मर्स are able to grow 3 crops in a year is Palampur is due to the well developed system of irrigation. See, crop के लिए water चाहिए, irrigation चाहिए, क्योंकि यहाँ पे well proper developed irrigation है ना, जिसकी वजह से फार्मर जो हैं साल में 3 बार क्रॉप उगा लेते हैं. इलेक्ट्रिसिटी केम अर्ली टू पालमपुर. इलेक्ट्रिसिटी भी पालमपुर में आ गई थी क्योंकि इरिगेशन के लिए उनको ट्यूबवेल्स चाहिए और ट्यूबवेल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए. इट्स मेजर इम्पैक्ट वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या हुआ, उसने इरिगेशन के सिस्टम को ट्रांसफॉर्म कर दिया. पहले इरिगेशन मैनुअल होता था, है ना, नदियों से स्ट्रीम्स को काटा जाता था खेतों तक पहुंचाने के लिए. अब क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर्स को ट्यूबवेल्स के थ्रू निकाला जाता है और बहुत आसानी से इरिगेशन हो जाता है. तो इरिगेशन बहुत आसान हो गया है ना. और नदियों के थ्रू ऊपर जब डिपेंड करते थे या रेन के ऊपर डिपेंड करते थे तो वो साल के एक फिक्स पीरियड होता था जब नदियाँ तेज़ होती थी या रेन होती थी. तो इसीलिए हम फार्मर्स कुड नॉट फार्म एंटायर ईयर. ठीक. पर्शियन व्हील्स वर देयर then used by the farmers to draw water from the wheels and irrigation small field. तो हाँ, पर्शियन व्हील्स आपने देखा होगा पुराने पिक्चरों में. एक बड़ा सा व्हील होता था नदी के पास लगा होता था और उसको घुमाते थे, उसमें बकेट्स होती थी और वो गोल गोल घूमता था और पानी नदी से निकालता था और वो बाहर गिरा देता था, है ना, एक वेल में. और उस वेल से पानी को क्या कहते हैं, स्ट्रीम्स बना छोटी छोटी स्ट्रीम बना के खेतों तक पहुँचाया जाता था. पीपल सॉ दैट द इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल्स कुड इरीगेट मच. तो हमने कहा ना इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ, ट्यूबवेल्स चलने लगे और मच लार्जर एरियाज ऑफ लैंड मोर इफेक्टिवली. तो पहले जहाँ पे पर्शियन व्हील्स यूज़ किया जाता था तो एक लिमिटेड लैंड तक ही वाटर को पहुँचाया जा सकता था. बट ट्यूबवेल्स आने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी होने की वजह से अब बहुत बड़े एरिया को हम लोग एग्रीकल्चर के लिए पालमपुर में यूज़ कर सकते थे. द फर्स्ट फ्यू ट्यूबवेल्स वर इंस्टॉल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो ट्यूबवेल्स देखिए आज के टाइम पर आप देखेंगे विलेज में जो सबसे थोड़ा अच्छे फार्मर्स होते हैं उनके अपने ट्यूबवेल्स वो लगवाते हैं क्योंकि थोड़ा कॉस्टली पड़ता है पूरा सेट. बट यहाँ पे शुरू के जो कुछ ट्यूबवेल्स थे वो गवर्नमेंट सरकार ने लगाए थे किसानों के लिए. सून हाउएवर फार्मर्स स्टार्टेड सेटिंग अप प्राइवेट ट्यूबवेल्स. और बाद में फार्मर्स अपने प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने लगे. भाई जिसके पास पैसा आया उसने ट्यूबवेल्स लगा लिया. एज अ रिजल्ट बाय द मिड 1970s द एंटायर कल्टिवेशन एरिया ऑफ 200 हेक्टेयर वॉज इरीगेटेड. 1970s तक आते आते जो कल्टिवेशन एरिया था पालमपुर में वो 200 हेक्टेयर्स तक आ गया. कल हम लोग पढ़ रहे थे हेक्टेयर और बीघा किसे कहते हैं. हेक्टेयर मीन्स ऐसा स्क्वायर जिसकी एक साइड 100 मीटर्स की हो. तो 100 मीटर्स को डबल कर लेंगे तो वो वहाँ का एरिया हो जाएगा.
नॉट ऑल विलेजेस इन इंडिया हैव सच हाई लेवल ऑफ इरिगेशन. इंडिया में हर पार्ट में ऐसा हाई लेवल मतलब ये ट्यूबवेल्स के थ्रू इरिगेशन है नहीं. अपार्ट फ्रॉम द रिवराइन प्लेन्स, कोस्टल रीजन्स इन द कंट्री आर वेल इरिगेटेड. रिवराइन प्लेन्स मतलब जहाँ से रिवर्स होकर निकलती है वो तो है ही है, बट कोस्टल रीजन्स पे भी कई जगह पे वेल इरिगेशन सिस्टम है. इन कॉन्ट्रास्ट प्लेट्यू रीजन सच एज डेक्कन प्लेट्यू हैव लो लेवल्स ऑफ इरिगेशन. ऑफ द टोटल कल्टिवेशन एरिया इन द कंट्री लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे. भारत के अंदर जितना कल्टिवेशन एरिया है, क्योंकि देखिए लैंड जो है वो डिवाइडेड है ह्यूमंस के लिए, फॉरेस्ट के लिए, है ना. तो कल्टीवेशन के लिए जितना एरिया रखा गया है उसका अभी तक हम लोग सिर्फ 40% ही यूज़ कर पाए हैं. तो रीज़न उसका यही है क्योंकि वहाँ पे हमको प्रॉपर सोर्स नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, जिसमें सबसे बड़ा इरिगेशन है, क्योंकि इरिगेशन मीन्स वाटर हमको चाहिए ही चाहिए फार्मिंग के लिए. इन द रिमेनिंग एरियाज फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल. और जो बचा हुआ एरिया है 40% लेस तो हम लोग कर ही रहे हैं, उसमें कुछ एरिया जो है उसमें हम पूरी तरीके से आज भी रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करते हैं. इसीलिए अभी भी इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का एक बहुत बड़ा स्कोप है. टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग द ईयर इज़ नोन एज मल्टीपल क्रॉपिंग, है ना. क्रॉप रोटेशन हम लोग और मल्टीपल क्रॉपिंग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लास 8th में, 6th 7th 8th में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा आपने. तो जहाँ पे हम एक ज़मीन पे साल भर क्रॉप उगाते रहते हैं उसको हम लोग मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, क्योंकि एक ही एरिया में टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप ऑन अ पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग एन ईयर, तो एक ही लैंड पे एक से ज़्यादा क्रॉप उगाने के लिए मल्टीपल क्रॉपिंग. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑन द गिवन पीस ऑफ लैंड. सी द क्वेश्चन वाज इज़ देयर एनी वे टू ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड. तो मल्टीपल क्रॉपिंग एक आंसर आपको मिल गया. इट इज़ द मोस्ट कॉमन वे टू इंक्रीज प्रोडक्शन ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड. ये बहुत आसान तरीका है जिससे हम एक ही फिक्स लैंड पे ज़्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं. ऑल फार्मर्स इन पालमपुर ग्रो एटलीस्ट टू मेन क्रॉप्स. मैनी आर ग्रोइंग पोटैटोज एज अ थर्ड क्रॉप इन द पास्ट 15 to 20 ईयर्स. तो देखिए 2 और 3 मेन क्रॉप्स और उसके साथ पोटैटोज और शुगर केन, वीट, बाजरा, डायग्राम्स बने हुए ना, ये डिफरेंट क्रॉप्स को वो लोग रोटेट करते रहते हैं एक के बाद एक. Now you can see the table 1.1 which is showing chart as well as bar diagram. It is showing the increase of cultivated area in million hectares from 1950s to 2015. Both diagrams or both graphs are same. If you will study it properly, in 1951 it was 129 million hectare which has increased to 155 million hectare till 2014-15. So you have seen that the question was or the topic was, can we grow more from the same land? So we have seen yes, by multiple cropping we can grow more from the same land. So you can see that one way of increase production from the same land is by multiple cropping. दूसरा क्या है, see it is the answer of a question. Take, can you increase more from the same land? It is a question. Take, so you will tell yes by multiple cropping and by modern farming. And yesterday while studying third point, I have told you that you will study modern farming or the difference between modern farming or primitive farming in point number 2. So here we will discuss about modern farming also, and we have already discussed about multiple cropping. So modern farming, you have to study modern farming comparing primitive farming because it can be asked in the form of difference also. So use modern farming methods. So what is modern farming? For high yield. High yield means ज़्यादा पैदावार के लिए, ज़्यादा फसल के लिए, है ना, ज़्यादा अनाज के लिए. तो अगर you want more crop, so what you have to follow? You have to follow modern farming. Yield is a measure of crop एज क्रॉप प्रोड्यूस ऑन अ गिवन पीस ऑफ लैंड ड्यूरिंग अ सिंगल सीजन. एक सीज़न में उसी पर्टिकुलर लैंड पे कितना प्रोडक्शन हो रहा है क्रॉप का, उसी को यील्ड कहते हैं. भाई लैंड आपके पास मान लीजिए कि 10 हेक्टेयर्स है, इस साल उसमें मान लीजिए आपने उसमें 1000 क्विंटल जो है आपने वीट उगाया, तो वो उसका यील्ड है. अगले साल उसी लैंड पे आपने 1200 क्विंटल वीट उगाया तो आपका यील्ड बढ़ गया. तो क्रॉप प्रोडक्शन फ्रॉम पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड इन अ सिंगल सीजन, ये नहीं कि 5 साल का आपने जोड़ के बता दिया. तो व्हाट इज़ मॉडर्न फार्मिंग? तो इन मॉडर्न फार्मिंग यू विल सी वेरियस पॉइंट टिल मिड 1960 द सीड यूज इन द कल्टिवेशन वर ट्रेडिशनल वंस विद रिलेटिव लो यील्ड. तो हम कंपेयर कर रहे हैं पहले में और अब में. तो प्रिमिटिव फार्मिंग में जो सीड यूज़ होते थे वो ट्रेडिशनल होते थे जिससे लो यील्ड रहती थी, मतलब अनाज
कम पैदा होता था। ट्रेडिशनल सीड्स नीड्स लेस इरिगेशन, उसमें फ़ायदा क्या था, उसको कम पानी चाहिए होता था, है ना। इसी के अपोजिट मॉडर्न फार्मिंग है। सी अगर आपने एक भी याद कर लिया तो उसका उल्टा आप अपने आप याद हो जाएगा आपको। फार्मर्स यूज्ड काउ डंग, मतलब नेचुरल मैन्योर पे वो चलता था, एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज फर्टिलाइजर, तो उसमें कोई भी केमिकल, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ऑल दीज वर रीडली अवेलेबल विद द फार्मर्स हु डिड नॉट हैव टू बाय देम। और ये जो मैन्योर है भाई, खाद है, ये किसान के पास खुद ही होती थी क्योंकि वो जानवर पालता था, नेचुरल मैन्योर, इसीलिए उसको ये सब खरीदना नहीं पड़ता था। फिर 1960s में आया ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यू विल राइट ग्रीन, व्हाट इज़ ग्रीन रिवॉल्यूशन और व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड प्रिमिटिव फार्मिंग, मॉडर्न फार्मिंग और प्रिमिटिव फार्मिंग। इट इज़ द सेम थिंग ओनली, बिकॉज मॉडर्न फार्मिंग इज़ द पार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। कब आया था? 1960s में आया था। इंट्रोड्यूस द इंडियन फार्मर टू द कल्टिवेशन ऑफ व्हीट एंड राइस यूजिंग हाई यील्ड वैरायटी सीड। तो फर्स्ट पॉइंट इन द मॉडर्न फार्मिंग इज HYV सीड विच इज़ द पार्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। HYV सीड नाम ही बता रहा है, हाई यील्ड वैरायटी सीड, ऐसा सीड जिसको डिस्कवर करा गया जिससे यील्ड मतलब वही अनाज की पैदावार को बढ़ाया जा सके। अब ये जो सीड था ये नॉर्मल सीड नहीं था। Compared to the traditional seeds, the HYV seed promised to produce much greater amount of grains on a single plant. जो एक प्लांट, एक नॉर्मल सीड के प्लांट में अनाज उगता था, उससे ज़्यादा जो है वो HYV सीड में उगता था, इसका वो प्रॉमिस करता था। HYV सीड promised to produce much greater amounts of grains on a single plant. As a plant, the same piece of land would be grown फार ग्रेटर क्वांटिटीज़ ऑफ फूड ग्रेन्स देन वॉज पॉसिबल अर्लियर। तो अभी हमने देखा सेम लैंड से या तो मल्टीपल क्रॉपिंग से हम फसल ज़्यादा कर सकते हैं, ज़्यादा उगा सकते हैं, नहीं तो आपका मॉडर्न फार्मिंग से, क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग में जब आप HYV सीड यूज़ करेंगे तो उतनी ही ज़मीन पे वो सीड आपको ज़्यादा प्रोड्यूस करके देगा। HYV सीड्स, अब इसका ड्रॉबैक क्या था, कमी क्या थी HYV सीड की? तो HYV सीड्स हाउएवर नीड प्लेंटी ऑफ वाटर एंड ऑल्सो केमिकल फर्टिलाइजर। जो इसमें कमियां हैं वही ट्रेडिशनल फार्मिंग के पॉजिटिव पॉइंट थे, यही डिफरेंस है। तो इसको हाई इरिगेशन चाहिए, प्लेंटी ऑफ वाटर मीन्स बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, तो हाई इरिगेशन चाहिए इसको, पहला तो। दूसरा, बहुत ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती है ना। तो पेस्टिसाइड्स टू प्रोड्यूस बेस्ट रिजल्ट, अगर आपको हाई HYV सीड से ज़्यादा अनाज उगाना है तो पहले तो बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए, पानी का वेस्टेज होता है। दूसरा, इसमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है ताकि हम क्रॉप को सिक्योर रख सकें। हाइयर यील्ड वर पॉसिबल ओनली फ्रॉम द कम्बिनेशन ऑफ HYV सीड्स, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें एक लाइन में आ गई। हायर यील्ड कैसे पॉसिबल है? अगर हम HYV सीड को ये सारी चीज़ें दें, इरिगेशन दें, केमिकल फर्टिलाइजर्स दें, पेस्टिसाइड्स दें, और you know all these things are very harmful for any crop or any food which we are consuming, but still to meet the demand of the population which is increasing so rapidly, it is necessary, and the land is fixed. The question is, land is fixed, so from the fixed land how can you grow more crop? So first is by multiple cropping and second is by modern farming, or the modern farming which was introduced in green revolution of 1960s. Remember when was green revolution introduced? In 1960s. It can be one word answer. Farmers of Punjab, Haryana and western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming. देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये कुछ नॉर्थ के ऐसे इलाके हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग होती है पूरे इंडिया में। तो ये जो मॉडर्न फार्मिंग जो हमने ऊपर पढ़ा, HYV, इरिगेशन, केमिकल, इनको सबसे पहले कहाँ पे इम्प्लीमेंट किया गया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया गया, है ना, लागू किया गया था। फार्मर्स इन दिस रीजन सेटअप ट्यूबवेल्स फॉर इरिगेशन। यहाँ पे अब सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा इरिगेशन चाहिए इसके लिए, तो ट्यूबवेल्स लगाने पड़ेंगे। दे मेड यूज़ ऑफ HYV सीड्स, उन्होंने HYV सीड्स का इस्तेमाल करा। केमिकल फर्टिलाइजर्स चाहिए बहुत ज़्यादा, पेस्टिसाइड्स चाहिए। अब ये देखिए, सारी चीज़ों पैसों से आती हैं, जबकि प्रिमिटिव फार्मिंग में नेचुरल मैन्योर चाहिए होता है ना, जो आपको गाय के गोबर की खाद से मिल जाता है, और वहाँ पे तो वो फ्री में होता है क्योंकि जानवर वो लोग पालते ही है। बट यहाँ पे HYV सीड खरीदना पड़ता है जो महंगा होता है। केमिकल फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स यूज़ करने पड़ते हैं, ये भी बहुत महंगे होते हैं, और हर साल इनका यूज़ बढ़ता जाता है क्योंकि लैंड जो है वो आपकी इनफर्टाइल होती जाती है। और इरिगेशन के लिए आपको ट्यूबवेल लगाना ही पड़ेगा क्योंकि आपको हाई इरिगेशन चाहिए, तो वो भी एक खर्चा है। तो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ फार्मिंग है वो बहुत ज़्यादा है मॉडर्न फार्मिंग की, ठीक। और मॉडर्न फार्मिंग अगर आप हाई यील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो आपको मशीन्स को भी यूज़ करना पड़ेगा, फार्म मशीन्स, जिसमें आपका ट्रैक्टर्स आता है, थ्रेशर आता है, विच मेड प्लोइंग एंड हार्वेस्टिंग फास्टर। तो प्लोइंग में फसल को, खेत को जोतने के लिए, है ना, खोदने के लिए आप ट्रैक्टर्स का यूज़ करते हैं, और थ्रेशर क्या करता है? ग्रेन्स को उसके प्लांट से अलग करता है,
तो हार्वेस्टिंग पीरियड वो हो गया। दे वर रिवॉर्डेड विद द हाई ईल्ड ऑफ वीट, और जब उन्होंने इसको यूज़ करा तो उसके बदले उनको क्या रिवॉर्ड मिला, उनको हाई ईल्ड ऑफ वीट मिला, मतलब वीट की पैदावार बहुत ज़्यादा हुई उस साल। इन पालमपुर द ईल्ड ऑफ वीट ग्रोन फ्रॉम द ट्रेडिशनल वराइटीज़ बस 1300 kg पर हेक्टेयर। जब वो पहले ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग करते थे तो कितना प्रोड्यूस होता था, 1300 kg पर हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर का साइज़ उस समय बता दिया था, है ना, स्क्वायर विद 100 मीटर साइड। विद HYV सीड, जब HYV सीड यूज़ करा तो कितना चला गया वो, 3200 kg पर हेक्टेयर। तो कहने का मतलब 1300 से 3200 kg पर हेक्टेयर गया, सेम लैंड से, उतने ही ज़मीन से, 1 हेक्टेयर लैंड से। देयर वॉज अ लार्ज इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वीट, फार्मर्स नाउ हैड ग्रेटर अमाउंट्स ऑफ सरप्लस वीट टू सेल इन द मार्केट। फार्मर्स का फ़ायदा होने लग गया, क्योंकि जहाँ पहले उनके पास सरप्लस बहुत कम बचता था, है ना, अपने पास रखने के बाद, अब बहुत ज़्यादा बचने लग गया। जहाँ पहले 1300 था, अब 3200 हो गया, तो अब वो उसको मार्केट में बेच के उससे मुनाफा कमा सकते हैं। बट इसका ड्रॉबैक क्या है, सारी कमियाँ बता दी। कॉस्टली है, लैंड को इनफर्टाइल करता है, हाई इरिगेशन चाहिए, वाटर का वेस्टेज करता है, ज़मीन के नीचे लिमिटेड वाटर है, बट मॉडर्न फार्मिंग में ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, और किसानों को इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है यहाँ पे, और जो केमिकल यूज़ होता है उससे आपकी सॉइल तो इनफर्टाइल होती ही होती है, और हर साल आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी लेवल है वो डाउन होने लगेगी। अब नीचे कुछ टेबल्स दी हैं, और टेबल्स के बाद हमेशा कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यू हैव टू आंसर दोज क्वेश्चन। टेक प्रोडक्शन ऑफ पल्सेस एंड वीट इन मिलियन टन्स, आप देखेंगे 65 से 66, 70 से 71, तो ये जो है आपका बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है ना, तो इनको ईजिली समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ट्राई टू आंसर दोज क्वेश्चन, एंड इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड यू कैन आस्क मी। So thank you class. Now we will meet in the next topic, fourth point of this chapter, that is how is land distributed between farmers of Palampur. Thank you class.